हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करें दोस्तों BA फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल या ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उनके लिए आज की क्लास में हम कुछ प्रश्न जो आपके पेपर में बच रहे थे वो सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पेपर नज़दीक है और पढ़ने के लिए जो टाइम बचे हैं वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देना होगा और अच्छे से आप लोग तैयारी, क्योंकि नज़दीक पेपर है और सभी का कुछ टाइम में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सारे यूनिवर्सिटियों का पेपर होने वाले हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और वीडियो को अंत जरूर देखिए, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पेपर में रहने वाले भी हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की तरफ, किस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आए हुए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा, यानी कि संसाधनों को परिभाषित करते हुए इसकी संकल्पना की व्याख्या कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पेपर में सेक्शन सी में भी पूछा जाता है और सेक्शन बी में भी पूछा जाता है, और मौका पड़ने पे भी ये सेक्शन ए में भी प्रश्न पूछा है कि संसाधन की परिभाषा बताइए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब कभी भी अगर उठा के पेपर देख लीजिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसा नहीं है कि पेपर में ये प्रश्न नहीं पूछा। तो इस तरीके से आपको तैयारी भी करना होगा और जो लेखन पद्धति है कुछ इस तरीके से आपको हैंड राइटिंग भी करना होगा कि कैसे आपको कॉपी में लिखना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न, जैसे हमने आपको यहाँ पे प्रश्न लिख दिया है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे आपको नहीं लिखना होगा। आपके पास टेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन बुक होगा, आपके क्वेश्चन बुक में आपको प्रश्न वहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे केवल आपको ये मेंशन करना होता है कि प्रश्नोत्तर नंबर कितने का कितना है, कौन सा सेक्शन है, तो ये सारे आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो अब आपका आंसर में इस तरीके से आपको कि संसाधन की परिभाषा, सबसे बड़ी बात होता है संसाधन। आपको पता होगा संसाधन का मतलब, संसाधन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमारे ज़रूरत की सामानों को पूरा करे वही हमारा संसाधन होता है। मतलब बात करें तो जो हमारे खाने पीने चीज़ से लेके उठने बैठने चलने दौड़ने के लिए जो भी प्रक्रिया हमारे बीच में उपयोग की होता है, वही सारी चीज़ संसाधन के रूप में उपयुक्त किया जाता है। अब यही बात चाहे हम आपको अपने तरीके में समझा दें तो यही चीज़ें आपके निकल आते हैं, लेकिन आपको लिखना है किताबी भाषा में, बट तो आपको किताबी भाषा में ज़रूर देखना होगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको वैसे तो मशीन की परिभाषा है, आपको बहुत तरीके से समझ में आती है। मशीन की परिभाषा है, उसके बाद में संसाधन की परिभाषा, तो सारे चीज़ों की अलग अलग थ्योरी का, बट जो किताबी भाषा में मेंशन होती है वही आपको पेपर में लिखना होता है और उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर भी मिलता है। अपने भाषा में कुछ नहीं लिखना होता है, तो आपको केवल समझना और आपके जो माइंड सर्कुलेशन उसको यहाँ पे करना होता है, क्रिएट करना पड़ता है कि संसाधन का मतलब क्या होता है, संसाधन का पूर्ण रूप से आपका तात्पर्य क्या होता है। तो यही चीज़ होता है संसाधन के बारे में समझना, और जो लिखना उखना है सारा चीज़ यहीं से आपको करना है। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छे से आपको तैयारी भी करना होगा यहीं से। अब जैसे आपका आता है कि संसाधन की परिभाषा, इसमें लिखना होगा कि जो शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान की दृष्टि से संसाधन शब्द का अर्थ बार बार प्रयोग में आने वाला साधन है। संसाधन की अंग्रेजी पर्याय जिसे कहते हैं आप रिसोर्स मैंने अभी आपको बताया रिसोर्स, जो दो शब्दों से री प्लस सोर्स से मिलकर बना है। री का आशय होता है बार बार या दीर्घ अवधि से है, और सोर्स का अर्थ है दोस्तों साधन। यानी इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर मानव समाज दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है। यानी कि हमारे जो कहने का तात्पर्य है, हम किसी भी चीज़ पे जो हमारा उपयोग में आए वही संसाधन होता है। यानी कि किसी चीज़ पे हम निर्भर होते हैं। मान लीजिए आपको सफ़र करना है तो आप अपने या तो वाहन होगा उस पर निर्भर होंगे, या फिर आपका फ़्लाइट होगा, ट्रेन होगा, बस हो गया, कार हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी उस पर निर्भर करती हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, समाज विज्ञान यानी कि कोश के अनुसार, यानी कि समाज विज्ञान में कोश जी के अनुसार जो संसाधन की परिभाषा बताई गई है उसके बारे में। अब जैसे आपका इसमें आता है कि संसाधन मानवीय पर्यावरण में वे पहलू हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये कोश जी के अनुसार ये परिभाषा बताई गई है। तो ये आपको ये लॉन्ग आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लॉन्ग आंसर में आपको इतने सारे परिभाषाएं लिखनी होती हैं, और ये महाशयों का जो भी जितने भी महाशय, जैसे आपका कोश जी के अनुसार हो गया, फिर जिम्मरमैन जी के अनुसार बताया गया है, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ये इनके जो अपने माइंड सेट यानी कि अपनी परिभाषाएं जो युक्त की है उसके बारे में ज़रूर लिखना होगा। तो आपको थोड़ा उसमें कॉपी भी जो वर्ड होते हैं उसको भी क्लियर होने की, जो 500-400 शब्दों में पेपर बनाए जाते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाता है, और आपका जो
यानी कि भविष्य में आप अगर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी भी करते हैं तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाती हैं। अब आपका आता है जिम्मरमैन ने संसाधनों की परिभाषा निम्नवत दी है। कौन सी परिभाषा इसमें संसाधन की क्या उन्होंने बताया है जिम्मरमैन जी? इन्होंने बताया है कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम माने जाते हैं। मैंने भी आपको यही चीज़ बताया है जो जिम्मरमैन जी ने बताया है। उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो ये जिम्मरमैन जी के अनुसार संसाधन की परिभाषा बताई गई। उसके बाद आता है संसाधन की संकल्पना। अब इसमें आपका आता है कि कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व तब ही संसाधन कहलाता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का कार्य सिद्ध करने या लाभ प्रदान करने की क्षमता निहित हो। और इस दृष्टि से स्वयं मानव भी एक संसाधन है, बल्कि यह कहना उपयुक्त होगा कि समस्त संसाधनों में मानव सर्वोपरि है और मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला सभी तत्व, मिट्टी, वनस्पति, जल, जंतु, खनिज आदि सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। तो यही सारे आपके संसाधन होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, वह सबसे पहले मैं हूँ जो आपको ये सारी चीज़ सिखाने का प्रयास, उसके बाद में फिर जो भी इसमें हमने आपको यूट्यूब के ज़रिए आपको जैसे भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ वो सारे आपके संसाधन की संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे संसाधन मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और संपूर्णतः अथवा अंशतः तथा मानव कल्याण करते हैं। इस प्रकार मानव तथा संसाधन परस्पर संबंधित हैं। यद्यपि मानव पर्यावरण में हजारों प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं, किंतु वे सभी सच्चे अर्थों में संसाधन नहीं हैं और ये पदार्थ या तत्व तभी सार्थक होते हैं जब वे मानवीय विशेषताओं, ज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, संगठन तथा मानव की उपयोग करने की समस्त की क्षमताओं में संबद्ध होते हैं। कोई भी पदार्थ जिसे इस प्रकार रूपांतरित या संशोधित किया जा सके, वह अधिक मूल्यवान और उपयोगी बन जाए, उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधनों के मूर्त तथा अमूर्त दोनों पहलू माने गए हैं। जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, तांबा, लकड़ी आदि पदार्थ मूर्त वस्तुएं हैं और ये संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर ज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता, स्वतंत्रता, विवेकपूर्ण नीतियाँ आदि भी संसाधनों का श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये मानव की आवश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं तथा उसके विकास में योगदान देते हैं। ये सभी तत्व अमूर्त होते हैं और जिम्मरमैन जी ने संसाधनों की परिभाषा देते हुए 3 पहलुओं पर बल दिया है। वो कौन कौन सी पहलू हैं जो जिम्मरमैन जी ने बल दिए हैं? फर्स्ट नंबर में आपका आता है कि वह वस्तु जिस पर मानव निर्भर है। सेकंड नंबर, वह वस्तु जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। थर्ड नंबर, मानव की अवसर को लाभ उठाने की शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता, यानी कि संसाधनों की सत्ता उसका मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। तदनुसार संसाधन व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ होते हैं और व्यक्तिनिष्ठ संसाधन का दोहरा कार्य करते हैं। तो यही होता है संसाधन। इस तरीके से हमने आपको संसाधन की परिभाषाओं के रूप में समझाया। अब इसमें आपका आता है कि इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति का कार्य करती है संसाधन बन जाती है। उदाहरण में आपका कोयला अपनी आकृति, रंग, गठन का न्यूनता के कारण संसाधन नहीं होता है, अपितु ऊर्जा देने के कारण संसाधन बनता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव की भूमि में दबे हुए विशाल खनिज भंडारों का ज्ञान नहीं था, उसे इन पदार्थों का प्रयोग करना नहीं आता था, तब ये खनिज संसाधन नहीं थे। किंतु आधुनिक मानव ने इन्हीं खनिजों के बल पर अद्भुत कार्य किए हैं। आज इन्हीं खनिजों को संसाधन कहा जाता है, क्योंकि ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इस प्रकार संसाधन एक कार्य है और संसाधनों का यह कार्यात्मक तथा संक्रियात्मक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु या पदार्थ की कार्य करने की क्षमता या योग्यता समय तथा स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण में आप जैसे लगभग 4 दशक पूर्व तथा दामोदर नदी, यानी कि उदाहरण के तौर पर मान लो लगभग 4 दशक पूर्व तक दामोदर नदी बंगाल के शोक के रूप में तथा कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में कुख्यात थी, यानी कि ये विख्यात थी। और इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी
तथा चीन की हुआंगहो नदी भी भयंकर बाढ़ों के लिए एकदम कुख्यात यानी व्याख्यात थी। किंतु इन जब नियोजन द्वारा इन नदियों पर विशाल बांध बनाकर इसे जल विद्युत सिंचाई परिवहन तथा अन्य सुविधाएं विकसित कर ली गई, तब ये नदियाँ उन देशों के लिए संसाधन बन गई, क्योंकि उन्होंने कार्य दक्षता के गुण को प्राप्त कर लिया और इसके अतिरिक्त कोई वस्तु एक स्थान पर तो संसाधन के रूप में कार्य करती सकती हैं, किंतु दूसरे स्थान पर वे उदासीन तत्व हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में नियाग्रा नदी पर बने विशाल नियाग्रा जलप्रपातों पर, अफ्रीका में कांगो नदी पर निर्मित स्टेनली जल प्रपात का विभव जल शक्ति पर विचार किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि नियाग्रा प्रपातों में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई से गिरते हुए जल से टरबाइनें चलाकर जल विद्युत शक्ति का प्रयोग न्यू इंग्लैंड राज्य के कागज़ तथा सूती वस्त्र निर्माण के कारखानों में किया जाता है। और इन प्रकार नियाग्रा प्रपात अमेरिका के लिए निश्चित रूप से एक संसाधन है और दूसरी ओर स्टेनली प्रपात में 10 से 15 मिलियन हार्स पावर विद्युत उत्पादन का विभव क्षमता रखते हैं, किंतु केवल सैद्धांतिक, यहाँ पे लिखा है किंतु केवल सैद्धांतिक रूप से कांगो के वर्तमान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशाओं में भी तक यह जलप्रपात संसाधन नहीं बन सका है। और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसाधन बनने के लिए किसी वस्तु में 2 गुण होने परम आवश्यक है। वो कौन कौन से गुण हैं वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में 100 to 100% पेपर में पूछे जाते हैं। अब जैसे आपका फर्स्ट गुण बताया गया है यहाँ पे कि उपयोगिता, और सेकंड गुण आपका बताया कि कार्यात्मकता तथा कार्य करने की योग्यता। यानी सामान्य शब्दों में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों, ऊर्जा, मानव तथा उपायों या संस्कृति का प्रयोग किया जाता है वे सब संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का निर्माण प्रकृति, मानव एवं संस्कृति तीनों की अन्योन्य पारस्परिक क्रियाओं द्वारा होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित किए गए हैं। कौन कौन से हैं आइए हम यहाँ पे बताएंगे आपको। फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है कि भूमि जब कृषि की जाती है या इसका प्रयोग विनिर्माणी उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है अथवा इस पर सड़कें तथा रेल मार्ग बिछाए जाते हैं, तभी यह संसाधन बनती है। सेकंड आपका आता है सेकंड नंबर है इसमें आपका कि मिट्टी भी एक संसाधन है, क्योंकि ये फसलों को उगाने का माध्यम है और इसमें प्राकृतिक वनस्पति भी उगती हैं और मिट्टी की उर्वरता उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर से कुएँ, तालाब, नदियाँ, झीलें, सागर तथा महासागर विभिन्न जल शक्ति राशियाँ हैं। कुओं और तालाबों से घरेलू सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए जल प्राप्त किया जाता है। नदियों तथा झीलों से इन्हें उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त नौ संचालन की सुविधा प्राप्त होती है। महासागर एवं सागर नौ परिवहन तथा व्यापार के कारण महत्वपूर्ण है और इस प्रकार विविध रूपों में प्रयुक्त जल एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि संसाधन के रूप में निर्धारित है। फोर्थ नंबर यहाँ पे बताया गया कि वनों से हमें काष्ठ, जलावन लकड़ी, अनेक प्रकार की इमारती लकड़ी, उद्योगों के लिए कच्चे माल आदि प्राप्त होते हैं, अतः वन भी संसाधन हैं। तो ये सारे उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। 5 नंबर में आपको आता है कि लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, टिन, मैग्नीज आदि खनिज पदार्थों से अनेक उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मशीनें, यंत्र, तार आदि उपयोग वस्तुएं बनाई जाती हैं। कारखानों तथा परिवहन संसाधनों को चलाने के लिए ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों आदि से प्राप्त की जाती है। ये सभी ऊर्जा के संसाधन हैं। 6 नंबर आपका आता है कि मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव श्रम उत्पादन का एक प्रधान कारक होता है और यह श्रम शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का होता है। इस श्रम का प्रयोग करके मानव अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और किसी प्रदेश या देश की जनता की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के योग को उस प्रदेश या राष्ट्र की मानवीय शक्ति कहा जाता है।
7 नंबर आता है कि उपक्रम या संस्कृति भी एक संसाधन है। वास्तव में मानव ही संसाधनों का विकसित करने वाला कारक है। संसाधनों के निर्माण तथा संसाधन के उपयोग में मानव अपनी संस्कृति का प्रयोग करता है और संस्कृति के अंतर्गत मानव का ज्ञान तथा दक्षताएं बढ़ाई जाती हैं। तो इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही तक है, क्योंकि आज की जो हमने सारे इस संसाधन के बारे में हमने आपको बताया, तो ये सारे तथ्य आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और ये सारे आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए थे तो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए और फटाफट एक दूसरे को चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोग के साथ इंतजार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।